हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2023 का नीट का पेपर 2023 नीट का पेपर को केमिस्ट्री पेपर का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर पेपर डिस्कशन करने से पहले थोड़ी सी इसकी हम बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो ऐसा नहीं है। पेपर टफ नहीं है, ओनली 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसके वजह से लोग इसको टफ बोल रहे हैं। अदरवाइज़ लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है, और वो भी 2-3 क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी से ही हैं। जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे ऑब्वियसली वो क्वेश्चन को वो सॉल्व करके आए होंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है फ्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर ये आयंस बनते हैं तो इनमें से किसके एटॉमिक रेडियस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे। तो अगर फ्लोरीन आयन बनेगा तो F- बनेगा, सोडियम Na+ बनेगा, नाइट्रोजन N3- बनेगा, ऑक्सीजन O2- बनेगा। और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बन गए अब। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की मैग्नीट्यूड जिस पे ज़्यादा होगा वो उसके साइज ज़्यादा होंगे, तो इसके नाइट्रोजन आंसर हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं लसाइन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि आयरन ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, बिल्कुल यही कॉम्प्लेक्स कलर जो होती है वो ब्लड रेड कलर होता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में रिलेशन पूछता है। तो हम लोग पढ़ते ही हैं m = 2l+1, और यहाँ पे m को रिप्रेजेंट कर रहा है nm से, यहाँ पे लिख दिया nm इज नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और l को क्या बोला जा रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो nm = 2l+1, तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो बिल्कुल यही चीज़ लिखा हुआ है। अगर 54 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, और रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो उसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है बिल्कुल। डाई नाइट्रोजन N2 मतलब फिजिकल स्टेट गैसेस, और डाई हाइड्रोजन H2 मतलब फिजिकल स्टेट गैसेस, और इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड आयरन, और आयरन की फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो ये फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसके बाद हम 55 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 55 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बॉयल्स लॉ के हिसाब से कौन ग्राफ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं P वर्सेज 1/b तो ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो P वर्सेज 1/b, तो एक तो आपको इस ग्राफ पे ध्यान जाना चाहिए, P वर्सेज 1/b ये तो होगा नहीं, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनता नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ही है, तो दोनों पहला और चौथा ऑप्शन पर आपको ध्यान जाना चाहिए। अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें तो थोड़ा सा हम अगर इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के P = kV, और आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV = RT से अगर हम बात करें तो P = कितना हो जाएगा, RT/V, और 1/V को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, R तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसमें आप क्या करो ना, 1/V को मान लो कांस्टेंट, तो P का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू, तो P जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा T3 के लिए जो हो जाएगा, तो यहाँ पे T3 > T2 > T1, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं द गिवन कंपाउंड 56 नंबर को, द गिवन कंपाउंड में सपोज कौन अलाइलिक पोजीशन है, तो अलाइलिक डबल बॉन्ड से एक कार्बन अटैच होना चाहिए, उस कार्बन से कुछ अटैच है तो उसको हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये अलाइलिक पोजीशन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इसमें HBr के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो पहले स्टेप में H+ क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करके वाटर बाहर निकाल देगा और बना देगा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3 पहले से है, वाटर बाहर हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होकर के बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, CH3 ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH3। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो गिवन बिलो स्टेटमेंट, यहाँ पे असर्शन रीजन है हीलियम इज यूज्ड एज अ डाइल्यूट ऑक्सीजन डाइविंग अपार्चर्स, ये असर्शन बिल्कुल सही है। हीलियम एज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, और रीजन भी सही है। तो इसका एज ट्रू, R इज फॉर A and R ट्रू, नॉट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका जो असर्शन ट्रू है बट रीजन भी ट्रू है इसका, बोथ A and R ट्रू
बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 59 नंबर का क्वेश्चन की बात करें, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इतना दिया हुआ है एंड द रेसिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट और इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का होता है, K इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ का फार्मूला दिया हुआ, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.0210 इंटू 60 ओम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा 1.26 पर सेंटीमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पायरिडीन के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये पायरिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में बस पूछा जा रहा है। अगर पायरिडीन के स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, जबकि बहुत आसान स्ट्रक्चर होते हैं, कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, जो गलती किए होंगे ना वो ये हाइड्रोजन को भूल गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आप काउंटिंग कर लो, जितने सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7, 8, 9, 10 और एक 11 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर। आंसर इसका हो जाएगा ये। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन वैल्यू टू मेटालिक सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन पाया में, ये सर्सन बिल्कुल सही है। द डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड रीजन भी सही है। तो ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका असर्शन ठीक है। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 बन रहा है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कितने 20 ग्राम है और 20 ग्राम में 20% ही प्योर है। तो 20 ग्राम में 20% ही प्योर है, तो जो प्योर पार्ट होगा वही CO2 बना सकता है। तो प्योर पार्ट कितना हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 4 ग्राम। तो 4 ग्राम CO2, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ही CO2 बना रहा है। तो कितना CO2 बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बनाता है। तो 1 ग्राम से कितना बनाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 100, तो 4 ग्राम से कितना बनाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4। आप इसे कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1.76 ग्राम, जिसका आंसर 1 सही हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 63, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स विल बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन पूछा जा रहा है कि कौन कौन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो डायपोल फोर्स तो इंटरमॉलिक्यूलर है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड तो 2 एटम के बीच में लगता है, दिस इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर डिस्पर्सन फोर्स भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCE आर करेक्ट आंसर। फिर देखो फॉर सर्टेन रिएक्शन द रेट KA²B², इसमें क्या किया जाना है, ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स का ट्रिपल कर दिया गया, बी को कांस्टेंट रखा गया है। तो अगर पहला रेट R1 की बात करें तो K इंटू A² इंटू बी, इक्वेशन 1। और रेट 2 की अगर बात करें तो K इंटू 3A² और बी को कांस्टेंट रखा गया, ये इक्वेशन 2। दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ से R1 डिवाइडेड बाय R2, के कैंसिल, A² कैंसिल, बट 1/9 बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो R2 जो न्यू रेट हो गया और नए रेट का 9 टाइम्स हो गया, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं टेकिंग स्टेबिलिटी फैक्टर विच वन इज द करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पी ब्लॉक का है और पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो एप्लीकेबल है वो ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में एप्लीकेबल है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जो लोअर मेंबर होते हैं ना उस पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, और जो हायर मेंबर होते हैं उस पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियम I3, इंडियम I3 यहाँ +3, जबकि लोअर एलिमेंट है इसका इंडियम +1 ज़्यादा स्टेबल होगी, तो गलत स्टेटमेंट है। Al + Al3+, यहाँ पे Al3+ ज़्यादा, क्योंकि एल्युमिनियम अपर एलिमेंट है, तो Al+3 ज़्यादा स्टेबल हो, ये भी गलत है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो टाइटेनियम +1 पे, सॉरी थैलियम है, ये थैलियम +1 और थैलियम +3, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थैलियम लोअर एलिमेंट है, लोअर एलिमेंट है उस पर +1 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर ये +1 पे है, +3 पे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट, का हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल, स्टेटमेंट वो नोट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ये तो हैवी मेटल को रिड्यूस करने बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हैवी वाटर यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। द एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोएस्ट एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ एनी टू, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड मेटल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसके डी और ई स्टेटमेंट जो रॉन्ग है तो इसके सेकंड आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इनकरेक्ट पूछा गया। वेट ऑफ 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग सोडियम इथेनोएट एंड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सोडियम इथेनोएट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम इथेनोएट CH4 बन जाएगा। तो 1 मोल बनेगा CH4, तो उसकी मास हो जाएंगे 16 ग्राम, लेकिन पूछ रहा है कि 2 मोल ऑब्टेन किया जा रहा है, तो इसके 32 आंसर हो जाएंगे, 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, इसके ऊपर HCN का रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है, तो पहले तो ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन से एल्कीन बन जाएगा, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आंसर 3 इसका हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो गिवन बिलो 69 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, ये हमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। डेल्टा RG, ये भी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और डेल्टा RG N पे डिपेंड भी करता है। सेकंड रीजन ईस्ट रीजन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है, डेल्टा RG एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी सही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीजन भी ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ A and R ट्रू, R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये नहीं होगा। बोथ A R इज ट्रू, R इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट इसका आंसर सही होगा बिल्कुल। एमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज, 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल कारण किस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, NH3 में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं होगा आंसर। AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा। BCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएगा। CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा। PCl4 में 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएंगे। टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिग्मा 1 है, सिग्मा, ये अभी हम थोड़ी देर पहले एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने टिक मारा था, वही क्या हुआ है। तो इसका सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, इसके ये आंसर सही हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B, द एलिमेंट B इज फॉर्म्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड एटम A, एटम structure and atoms of A occupied the occupy 1/3 of tetrahedral void, the formula of the compound। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू हो जाएगी, A हो जाएगा 8/3 और B हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको सिंपल रेशियो ले लो, तो B हो जाएगा और A हो जाएगा 4/3, और पूरे में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा B3 और ये बन जाएगा A2। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, इसका आंसर हो जाएगा 4। 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन द Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी भी हो सकती है आंसर, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो हाइड्रेशन एनर्जी ही होना चाहिए। बट अगर कुछ इसके साथ हुआ तो मे बी ये बोनस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसके हाइड्रेशन एनर्जी ही होंगे। फिर हम 74 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट बनाइए, क्या होगा। तो ये भाई साहब ये सेंडमेयर रिएक्शन है। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट है ये, इसमें सब चीज़ हटा दो, यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन। ये ब्रोमीन बन गया। अब ब्रोमीन के ऊपर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया जाए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा MgBr। अब फिर इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो H2O में एसिडिक हाइड्रोजन है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होते हैं ना, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग जेरी-विटनॉफ रिएक्शन। जेरी-विटनॉफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना वो एज ए बेस की तरह काम करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास 2 तरीके की कैरेक्टर होती है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है और एज ए बेस भी। जब उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा ना तब वो बेस की तरह एक्ट करेगा, वो बस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो इसकी रिएक्टिव पार्ट है ना वो H2O से H को एक्सेप्ट कर लेगा और बेंजीन की प्रिपरेशन करेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जेरी-विटनॉफ रिएक्शन।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट 1 टाइप स्टेटमेंट 2 पूछा जा रहा है। अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजिशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फॉस्फोरस एसिड एट 5 days पोजिशन सुगर मोइटी गेट न्यूक्लियोटाइड। ये एक्चुअली यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए H3PO4, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया और स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल इंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कैल्शियम एज द कोफैक्टर। कैल्शियम एज द कोफैक्टर करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो सही है। ये कैल्शियम नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज इनर्ट एंड अनचेंज सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इंटरमोलिकुलर ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी कैल्शियम ही होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी एस्टिमेटेड टू बी जोपर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये चौथा स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से किस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन होगी। तो हम लोग देख सकते हैं साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये CH2NH2 बना लेगा, 1 डिग्री अमीन बन सकती है। नाइट्रोजन में ये NH2 बनेगा, तो ये 2nd डिग्री का अमीन बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो C+1NH2, ये भी 1 डिग्री अमीन देगा, ये भी अमीन देगा, बस ये नहीं देगा आइसोसाइनाइड वाली। तो इसकी रिएक्शन आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सब आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री की अमीन देगी। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कौन नहीं दे सकता 1 डिग्री, तो ये नहीं दे सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं दे सकता 1 डिग्री अमीन। तो आइडेंटिफाई 78 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ZnHG कॉन्सेंट्रेट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, C+O को CH2 में बदल देगा, C+O को CH2 में बदल देगा। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे मेरे ख्याल से 4th आंसर सही, ये 4th बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर में ये मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है। तो डायमंड, कोक, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। डायमंड के बारे में अगर बात करें तो डायमंड तो एटम्स आर sp3 हाइब्रिड, बी का तो ये आंसर ये तो होना ही चाहिए। फ्लोरीन की केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट एज ए यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, इसकी ये हो जाएगी। और कोक ये हम ब्लास्ट फर्नेस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो ए का हो गया 3rd, बी का हो गया फर्स्ट और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट का है ये बिल्कुल सही बनाया, ये 2 आंसर हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, एमंग द गिवन कंपाउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड एक्टेड लुईस एसिड। BF3 लुईस एसिड है, बट नाइट्रोजन ये सब के पास लोन पे सब लुईस बेस है। BF3 बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। 81 नंबर क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लोरोबला ये तो नहीं होगा, ये तो रबर हो जाता है, तो आइसोप्रीन नहीं हो पाएगा। ये नियोप्रीन के लिए हम लोग क्लोरोप्रीन यूज़ करते हैं, तो इसका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सम ट्रांक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बार्बिट्रेट्स। तो इसका आंसर ये देखो, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, NCERT के लाइन से उठाया हुआ, वेरोनेल इसका आंसर हो जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी लिगेंड्स होते हैं ना, सारे सेम लिगेंड्स होनी चाहिए, आइडेंटिकल लिगेंड्स होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन चेक करो, डाई अमीन क्लोरिडो, अमीन भी है क्लोरीन भी है, तो ये नहीं होगा। अमीन कोबाल्ट ये भी नहीं हो जाएगा। डाई कार्बोनेट है तो ये भी नहीं हो जाएगा। ट्राई अमीन टेट्रा क्रोमियम पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसमें 3 ऑक्जिलेट है और ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 सभी लिगेंड यहाँ पे एक ही तरीके के लिगेंड्स है ही। तो ये आंसर ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड असर्शन, अदर रीजन। रिएक्शन क्या है, 0 एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल नहीं, कोई भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकती। अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी 0 तो वो रिएक्शन ही नहीं है, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, तो ए इज फॉल्स। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द
84 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोल रहा है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी बोथ जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये एसर्शन सही है। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें हम सेकेंड रीजन अगर द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसका स्टेटमेंट रीजन भी सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 85 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज बाय 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बिल्कुल गलत, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ए तो होगा नहीं, तो जिसमें जिसमें ए ऑप्शन है तो आप पहले ही काट दो, इसमें ए है इसमें ए है, तो 2 और 4 तो होगा नहीं, बची 1 और 3। तो 1 और 3 में डिफरेंट कौन सा, देखो ई तो दोनों में है, सी दोनों में है, डी और बी। डी और बी में आप चेक कर लो कौन सा सही है। तो डी और बी में बी आप देख सकते हो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना ही, तो बिल्कुल सही है। तो बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो बी किस में है भाई, ए और 3 में, बी इसमें, तो आपका स्टेटमेंट 3rd सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बोलते हैं H2SO8 को। इसके अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2SOH बॉन्ड, 4S डबल बॉन्ड O बॉन्ड, 1SOS बॉन्ड। 1SOS बॉन्ड तो नहीं है, 2SOH बॉन्ड सही है, 2SOH बॉन्ड, 4S डबल बॉन्ड, 1SO3 है, पर ए का हो जाएगा 3rd। तो ए 3rd किस में है भाई, ए 3rd इसमें है, ए 3rd इसमें है, बाकी बी 4 है, सी 1 2 है, डी सी के बारे में चेक कर लेते हैं, और डी 2 1। सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड OH और S डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे हो गया सल्फ्यूरस एसिड के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 SOH बॉन्ड है, 1 SO बॉन्ड है। तो 2 SOH बॉन्ड, 4 SOH, 2 SOH बॉन्ड, 2 SOH बॉन्ड, 1 S डबल बॉन्ड OH। तो D का जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो D का 2 और A का 3rd, यहाँ पे D 1 है, तो इसका आंसर 1 बिल्कुल सही आंसर है, ये D का 1। ठीक, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। इसको अगर हम बैलेंस अगर करते हैं, इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अच्छा, 87 नंबर क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइस लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ द फेस। तो फेस के व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एज पे तो 1/4 होता है, इसका आंसर 88 का 1/4 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, CH3 सीरो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ये जो ए जो बनेगा ना, ए की अगर हम बात करें तो ए बन जाएगा आपको CH3 CH2OH अल्कोहल बन जाएगा। फिर H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो CH3 CH2 यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर यहाँ से जो हीट करने के बाद बी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली वो एल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एल्कीन को फिर HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2Br। और Br का फिर सोडियम डाइथाइल प्रेजेंट में अल्काइल हैलाइड के एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। ब्रोमीन यहाँ पे से 2 मोल NaBr, ये उर्ज रिएक्शन के जैसा है, तो यहाँ पे से ब्रोमीन कैन हट जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर ये इथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इसका 4th आंसर हो जाएगा। व्हेन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा इसमें ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो स्टेबल कॉम्प्लेक्स वही होगा, हम लोग स्टेबिलिटी में एक चीज़ पढ़ते हैं चिलेटिंग। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिंग बना रहा है, चिलेटिंग रिंग बना रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे NH3 NO3 NH3 SO4 NH3 SO, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड कभी रिंग नहीं बनाता है। आप इथाइलिन डायमीन में देखो यहाँ पर रिंग बनेगा, तो इसका स्टेटमेंट 2nd ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है।
91 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन पूछा जाए, डिहाइड्रेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे जब एसिडिक मीडियम में इसको डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो OH प्रोटोनेट होकर वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और वहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो बेसिकली इस जो कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो जल्दी डिहाइड्रेशन उसका हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसकी फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, बाकी समय तो NO2 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका जो ऑप्शन ये हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बाकी समय तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 91। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन की। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेटाइन। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं, एक्चुअली ये बायोलॉजी के टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देख सकते हैं, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन। ये बिल्कुल NCERT के रिएक्शन है। इसमें ये तीनों ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन होते हैं, ये तीनों रिएक्शन 900 केल्विन से 1500 केल्विन पे होता है, जबकि ये वाला जो रिएक्शन है ये 400 से 700 केल्विन आई थिंक टेम्परेचर इसको रेफर किया जाता है। तो 900 से 1500 केल्विन पे कौन रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो ये फोर्थ रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें देखो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ये टॉलिन्स रिएजेंट हम इसको बोलते हैं, टॉलिन्स रिएजेंट, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड कीटोन का तो यहाँ पे होगा नहीं ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का हो जाएगा, जो कि ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन का भी कर दिया, सॉरी, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका सेकेंड आंसर होगा, जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये कीटोन एबिटीज़ है। ठीक, फिर 95 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 95 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो सीधा फार्मूला ही पूछ दिया गया। ठीक, फिर 96 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर हम इसके कुछ स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें आप देख सकते हो C स्टेटमेंट के बारे में, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम V2O3 टू V2O4 V2O5, ये गलत दे दिया है। ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो C तो इनकरेक्ट है। आप ऑप्शन चेक करो किसमें किसमें C है, तो ऑप्शन इसमें C है और इसमें C है। D और B में चेक कर लेते हैं, D और B में कौन इनकरेक्ट है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रुप नंबर ट्रांजिशन पेरोक्साइड इज अटेंड। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है B, तो B तो होगा नहीं, तो इसका आंसर C एंड D होना चाहिए। C बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज V2O3, C तो स्टेटमेंट सही है। D और B में अगर हम बात करते हैं तो B तो बिल्कुल सही है। D की अगर बात करते हैं CR इज बेसिक बट CR2O3 इज एम्फोटेरिक, V2O5 डिजोल्व, ये गलत है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा C एंड D हो जाएगा, ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन द रिएक्शन A + B C + D आर 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली, डेल्टा G0। देखो यहाँ पे डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो डेल्टा G0 के लिए फॉर्मूला होता है -2.303 RT log Kc। तो Kc का अगर हम वैल्यू अगर साइड में अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो Kc बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आप यहाँ पे 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू ही दे दिया गया है। तो ये ABCD का दे दिया गया, तो C और D के लिए कितना दे दिया गया, 6 एंड 10, तो 6 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। लॉग Kc का वैल्यू 10, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ये तो काफ़ी इजी इक्वेशन है। -2.303 और 8 का जो R का जो वैल्यू हो जाएगा 2.3,
तो इस क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो आपको वैल्यू सब हो जाएगा -2.303 इंटू आर का वैल्यू 2 दिया ही हुआ है और टेम्परेचर का वैल्यू भी यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है। इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक इसका वैल्यू 1381 ही आएगा। तो एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से यही होगा, मैंने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका यही सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये 98 नंबर क्वेश्चन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी हमेशा ये क्वेश्चन आता है इस तरह के। इसमें पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल को कौन ओबे करता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स रूल मतलब हकल्स नंबर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। आप अगर पहले क्वेश्चन में अगर देखो तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 n की वैल्यू 2 रखो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। 2, 2, 4, 2, 6 n की वैल्यू 1 रखो तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। 2, 2, 4 तो ये नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ये आप n की वैल्यू कोई सा भी रखो ये नहीं आएगा। ये देखो 2 दूनी 4 ये भी नहीं आएगा। ये देख तो 2 n=0 रखो तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करेगा। ये कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये टब शेप बना लेता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 12 तो 14 n की वैल्यू आप आई थिंक 3 रख दो तो ये 14 हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, 3, 4 तो टोटल 4 कंपाउंड है जो कि हकल्स रूल को फॉलो करता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जाम्पल। ये तो एनसीईआरटी के सरफेस केमिस्ट्री में टेबल के सही डायरेक्ट दिया गया, सॉलिड सॉल होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ये ईथर का क्वेश्चन है। ईथर में हम लोग ईथर की रिएक्शन HI के साथ पढ़ते हैं और यहाँ पे देखो H+I- ये SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा, SN2 मैकेनिज्म लगाते हैं। और यहाँ पे जो वैसे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये बॉन्ड टूटेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये तो कभी टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं टूट सकता है। टूटेगा ये वाला बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और बेंजीन CH2 के साथ आयोडीन लग जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपको ये बन जाएगा A=CH2I या B= आयोडीन यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन इस O से लग जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 99 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं और आई थिंक एक क्वेश्चन तो और होना ही चाहिए, 100 क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ तक कि हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग एसिड बेस वो वाला रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग वाला एक क्वेश्चन हम उसको छोड़े थे, तो उसको हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वाले क्वेश्चन को। तो आप यहीं एक रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। वो रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। Cr2O72- प्लस SO3 प्लस H प्लस Cr+3 SO4 और प्लस H2O। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रोमियम के ऊपर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, एक क्रोमियम को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, तो 2x हो जाएगा प्लस 7 × -2 = -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 7 × 2 = 14, उधर जा करके 2x = -2 + 14, तो x = हो जाएगा वो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। सल्फ़र की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फ़र को अगर x मान लेते हैं तो +3 × -2 = -2, तो x = हो जाएगा -2 और ये -6 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की सल्फ़र जो हो जाएगा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। बाकी क्रोमियम यहाँ पे +3 पे। SO4 में अगर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो x = हो जाएगा, x = हो जाएगा 8 - 2 और सल्फ़र यहाँ पे हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं कि ये +6 से +3 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ये +4 से
प्लस 6 पे जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ, यहाँ पे 2 क्रोमियम है और दोनों क्रोमियम 6 से जा रहा है 3 पे, तो एक क्रोमियम 6 से 3 पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 क्रोमियम, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ। और यहाँ पे सल्फर 4 से जा रहा है 6 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ। तो अगर हम इसके अगर सिंपल रेशियो अगर ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 से और ये 3 से, तो 1 और 3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा SO3 2 माइनस से। तो इसका इक्वेशन जो बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस। अभी H प्लस को हम छोड़ते हैं, उसको बाद में हम ले लेंगे। फिर इधर Cr3 प्लस और इधर आ जाएगा SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके रिमेनिंग एटम को बैलेंस करते हैं। तो आप क्रोमियम यहाँ पे देख सकते हो 2 है, तो क्रोमियम को अगर हम बैलेंस करते हैं तो क्रोमियम इधर भी 2 हो जाएगा। और सल्फ़र के बारे में अगर देखते हैं तो सल्फ़र इधर 3 है, सल्फ़र इधर 1 है, तो सल्फ़र भी इधर 3 हो गया। तो क्रोमियम और सल्फर बैलेंस है। अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर की एडिशन करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करके वाटर ऐड कर देंगे। तो टोटल ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर 3 3 9, तो 9 और 7 16 ऑक्सीजन हो गया। और इधर अगर आप देख सकते हो तो 12 ऑक्सीजन है, तो टोटल 16 और इधर 12 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे हमको टोटल 4H2O क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और 4H2O आप देखोगे तो यहाँ पे 8H हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर हमको इस साइड टोटल 8H प्लस आयन को ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। अब ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन सही है गलत, इसके लिए हम दोनों तरफ चार्ज बैलेंसिंग करते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि गलत बना ये बैलेंस हो या सही। तो अगर LHS और RHS दोनों तरफ चार्ज बैलेंस चेक कीजिएगा तो इधर 8 पॉजिटिव में प्लस 8 है, फिर -2 है और यहाँ पे -6 है। तो 8 -2 -6 कितना हो गया, इधर टोटल चार्ज हो गया 0। और इधर भी आप देख सकते हो 6 प्लस में और 3 दोनों -6 माइनस में, इधर भी 0। मतलब LHS और RHS साइड अगर चार्ज सेम आ रहा है मतलब ये प्रॉपर बैलेंस्ड है। तो इसका जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन इसके आगे कॉफिशिएंट वगैरह लगा हुआ था Cr2O7 के आगे। तो Cr2O7 के आगे A लिखा हुआ था, तो A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। और SO3 2 माइनस के आगे B लिखा हुआ था, तो B की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर H प्लस के आगे C लिखा हुआ था, तो C की वैल्यू हो जाएगी 8। Cr3 प्लस के आगे तो A लिखा हुआ 2A लिखा हुआ था, तो 2A इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 2 कैंसिल, तो A इक्वल्स टू हो गया आपको 1 फिर से। और SO4 2 माइनस के आगे B लिखा हुआ था, तो B इक्वल्स टू 3। और H2O के आगे 4 लिखा, H2O के आगे C/2 लिखा हुआ है, तो C/2 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो C की वैल्यू कितना हो जाएगी 8। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था रेडॉक्स रिएक्शन वाला, उस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ABC की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो ABC A 1 हो जाएगा, B 3 हो जाएगा और C की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 1 3 8 ABC 1 3 8 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख लिए टोटल क्वेश्चन को। और ओवरऑल क्वेश्चन को अगर हम एट द एंड अगर हम बोले तो फिर से वही बात जैसा मैंने आपको पहले ही बतलाया कि भाई क्वेश्चन जो है कुछ ही क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसकी वजह से लोग इसको डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन की लेवल ठीक है और इससे इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। हालांकि हर साल तो बढ़ ही रहा है डिफ़िकल्टी लेवल पेपर की, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ना भी चाहिए, अदरवाइज फिर पेपर की वैल्यू ही कहाँ रहेगी। तो ठीक है, ऑल दी बेस्ट। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो और आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपको गवर्नमेंट सीट मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।